और अभी की बड़ी खबर बता दें, अभिनेता अल्लू अर्जुन से आज पूछताछ हो रही है। हैदराबाद के चिकड़ापल्ली थाने में उन्हें बुलाया गया था। चिकड़ापल्ली थाने पहुंचे हैं अल्लू अर्जुन, जिनसे पूछताछ हो रही है। अभिनेता अल्लू अर्जुन से ये देखिए जो पूछताछ होनी है, वहां पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से लोग भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गए थे। तो भीड़ को वहां से हटाया भी जा रहा है। थाने पहुंच गए हैं अल्लू अर्जुन। थोड़ी देर पहले जब वो रवाना हुए थे घर से, उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। पुलिस ने आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। उनकी फिल्म की प्रीमियर के दौरान जिस तरीके से भगदड़ मची थी, एक महिला की जान चली गई थी, सवालों के घेरे में है अल्लू अर्जुन। सोशल मीडिया पर भी लगातार ये खबर चर्चा में है। वहां विधानसभा के अंदर भी ये मसला उठा था। अल्लू अर्जुन की तरफ से उस पर सफाई भी आई। उन्होंने कहा था कि इस मामले में कम्युनिकेशन गैप है, कुछ लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बातों पर ध्यान ना दें। और अभी जो पूछताछ हो रही है उसी से जुड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ गए हैं। आशीष। जी देखिए, अभी अल्लू अर्जुन अभिनेता पुष्पा फेम जो अभिनेता हैं, जो अभी विवादों में हैं और उनको जेल भी जाना पड़ा था, बेल पर, इंटरिम बेल पर बाहर हैं, वो चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन है सेंट्रल जोन हैदराबाद का, यहाँ पर पहुँचे हैं पूछताछ के लिए। आधे घंटे पहले करीब वो घर से निकले थे। उनको 11 बजे पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया था और करीब 11:05 पर अल्लू अर्जुन यहाँ पर पहुँचे हैं। अल्लू अर्जुन के साथ उनके वकील भी हैं और उनके करीबी भी उनके साथ हैं। गाड़ी सुरक्षा घेरे में गाड़ियों के काफिले के साथ अल्लू अर्जुन यहाँ पहुँचे। पुलिस ने यहाँ पर, हैदराबाद पुलिस ने ख़ास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर रखी है। आप देख सकते हैं मीडिया का जमावड़ा है, उसके बावजूद यहाँ पर पुलिस की रोप पार्टी है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये पूरा रास्ता, चाहे मेरी दाईं तरफ हो या बाईं तरफ, दोनों तरफ बैरिकेड कर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ मीडिया कर्मियों को ही आने दिया जा रहा है। आसपास की इमारतों पे आप देख सकते हैं कैसे उत्सुक लोग जो है अपनी बालकनी में खड़े होकर अभिनेता अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हैं। जाहिर तौर पे ये हादसा जो है 4 दिसंबर को हुआ। 4 दिसंबर को इसी सेंट्रल जोन इलाके में संध्या थिएटर है, जो यहाँ से कुछ ही दूर पर है। वहाँ पर संध्या थिएटर पे 4 तारीख को पुष्पा 2 की प्रीमियर रखी जाती है। अभिनेता अल्लू अर्जुन पहुँचते हैं, उनके साथ फिल्म के अन्य लोग होते हैं, अभिनेत्री रश्मिका होती हैं। दुर्भाग्यवश वहाँ एक दुर्घटना होती है जिसमें एक महिला की मौत होती है। उनका बेटा जो करीब 9 वर्ष का है, वो कोमा में अभी भी इलाजरत है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। इस घटना के बाद आरोप ये लगता है कि सुरक्षाकर्मी जो अल्लू अर्जुन के साथ थे, उनकी धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ की स्थिति बनी और उसकी वजह से उस महिला की भगदड़ में जान गई। पुलिस ने यह भी कहा कि अल्लू अर्जुन को जब हादसे की सूचना दी गई तो अल्लू अर्जुन तब भी थिएटर में मौजूद रहे और उन्होंने एक जिम्मेदार अभिनेता या जिम्मेदार नागरिक की भूमिका अदा नहीं की। इसी मामले में 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी करके उनको यहाँ पर चिकटपल्ली थाने लाया जाता है और उसके बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। इस दौरान गिरफ्तारी के बाद अल्लू अर्जुन के वकीलों ने हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत, फौरी राहत दी है। अब आज फिर से अल्लू अर्जुन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस दौरान इस गिरफ्तारी, बेल और आज के बीच में हैदराबाद पुलिस, जो चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन है, जिनके आईओ इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस इकट्ठा किए हैं। सरकार की तरफ से और हैदराबाद पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बोला गया कि अल्लू अर्जुन को परमिशन नहीं दी गई थी संध्या थिएटर में आने के लिए। उन्होंने बिना परमिशन के रोड शो किया, जिसकी वजह से स्थिति बदतर हुई। उनके फैन काफ़ी बड़ी तादाद में पहुंचे और इनके जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी धक्का मुक्की की वजह से भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके अलावा अल्लू अर्जुन ने अपनी सफाई में कहा कि उनको इस बात की सूचना नहीं दी गई थी कि उनके आने के बाद वहां भगदड़ मची और जिसमें एक महिला की मौत हो गई। इस पर हैदराबाद पुलिस ने एक पूरा टाइम सीक्वेंस का एक वीडियो जारी किया, जिसमें अल्लू अर्जुन के आने और अल्लू अर्जुन के जाने के बीच क्या हुआ, कैसे पूरी स्थिति बिगड़ी, उस टाइम सीक्वेंस वाइज उस पूरे वीडियो को रिलीज़ किया गया। इसमें यह साफ दिखता है कि डीसीपी, पहले तो एसीपी चिकटपल्ली जो है, वो अल्लू अर्जुन जो थिएटर में मौजूद थे, मूवी देख रहे थे, प्रीमियर शो देख रहे थे, उनको बताने पहुंचते हैं कि आपको यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि स्थिति खराब हो गई है, एक महिला की मौत हो गई है। लेकिन आरोप यह है कि अल्लू अर्जुन तब भी निकलने को तैयार नहीं होते, मूवी छोड़ने को तैयार नहीं होते। उसके बाद डीसीपी स्वयं जो हैं
वो वहाँ पहुँचते और अल्लू अर्जुन को समझाते और अल्लू अर्जुन को लेकर बाहर निकलते। तो जाहिर तौर पे ये आरोप और प्रत्यारोप है। इस दौरान जो कानूनी कार्रवाई है हैदराबाद पुलिस की वो जारी है। अल्लू अर्जुन को यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यहाँ पर डीसीपी जो हैं सेंट्रल जोन के वो मौजूद हैं, उसके अलावा एसीपी चिकटपल्ली मौजूद हैं, आईओ जो है चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन के वो मौजूद हैं। अल्लू अर्जुन की तरफ से उनकी एक जो बात टीम बताइए, जिन्होंने हाई कोर्ट में जी उनका आशीष, पक्ष ये रखा तस्वीरें था, आप दिखाते वो रहिए, मौजूद ये हैं जो यहाँ पे। आपके पीछे हलचल हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं आपके कैमरे के माध्यम से। और ये देखिए अल्लू अर्जुन को आप देख सकते हैं, जब वो पहुंचे हैं उस दौरान की तस्वीर सामने आ गई है। कार के बिल्कुल बगल में आप देख रहे हैं खड़े हैं अल्लू अर्जुन, उनके समर्थक भी उनके आसपास दिख रहे हैं। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है, चूंकि सुपरस्टार हैं, उनकी अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। और पिछले कुछ दिनों से विवाद के बाद से ही आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ उनके घर भी पहुंच गई थी। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी वहां पर प्रशासन अलर्ट है। खैर, ये तस्वीरें तो हम दिखाते रहेंगे आशीष, लेकिन ये बताइए, ये मामला सिर्फ कानूनी है या ज्यादा राजनीतिक हो गया है, जिस तरीके से रेवंत रेड्डी के भी बयान आए? जी देखिए, अब ये मामला जाहिर तौर पे कानूनी होने के साथ साथ राजनीतिक भी हो चुका है। राजनीतिक बयानबाजी न सिर्फ बीजेपी और बीआरएस जो प्रमुख विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से हो रहा है, सत्ताधारी कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, लेकिन एक इस पूरे राजनीतिक बयानबाजी के बीच में एक डेवलपमेंट मैं बताना चाहूँगा अखिलेश, कि अभी कांग्रेस की स्थानीय इकाई ने, तेलंगाना कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को ये उन्होंने निर्देशित किया है कि वो अब अल्लू अर्जुन के मुद्दे पे कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, ना मीडिया से मुखातिब होंगे, ना कोई बयानबाजी होगी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे। सिर्फ पार्टी के बड़े नेता ही इस मामले पर अगर बात करनी होगी, कुछ पक्ष रखना होगा तो बात करेंगे। तो उन्होंने एक गैग ऑर्डर तेलंगाना कांग्रेस ने अपने नेताओं के लिए जारी किया है। हम देख रहे थे लगातार बयानबाजी हो रही थी सत्ताधारी कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष बीआरएस और बीजेपी खास तौर पे इस पूरे मुद्दे पर मुखर है, अल्लू अर्जुन के पक्ष में खुलकर खड़ी दिखाई दे रही है। जब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी तो बीजेपी के नेताओं ने ये ट्वीट किया था कि एक जो नेशनल अवार्ड प्राप्त अभिनेता हैं उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो गलत है। न सिर्फ राज्य बीजेपी के नेता बल्कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री बंडी संजय जैसे नेताओं ने भी बीजेपी के तरफ से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए अपना बयान दिया था और ट्वीट किया था। अगर हम बात करें बीआरएस की जो प्रमुख विपक्षी दल है यहाँ पर, वो लगातार इस मुद्दे पर एक राजनीतिक साजिश या एक तरीके से वेंडेटा पॉलिटिक्स की बात करती है, लेकिन कांग्रेस, हमारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से लगातार इस मुद्दे पर बात होती रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। एक महिला की मृत्यु हुई है, मृत्यु की वजह एक अभिनेता का रोड शो करना है, तो जाहिर तौर पे कानून अपना काम करेगा। अभिनेता वो फिल्म इंडस्ट्री में है, लेकिन कानून की नज़र में वो एक आम नागरिक हैं और आम नागरिक होने की वजह से उनके ऊपर जो कानूनी उपयुक्त कानूनी कार्रवाई है वो होती रहेगी और वो होगी। ये सरकार का पक्ष है, लेकिन राजनीति तो होगी ही होगी, क्योंकि बिल्कुल वो साफ नजर आ रही है। मैं आऊंगा आशीष आपके पास दोबारा, भी नजर बनाकर रखिएगा इस खबर पर। दिल्ली से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए दिल्ली के कालिंदी कुंज में दिल्ली पुलिस ने एक खास अभियान चलाया है। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान चलाया। अलग अलग बस्तियों में जाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान की कोशिश की गई है। हालांकि पिछले काफी दिनों से यह अभियान जारी है। अलग अलग इलाकों में जाकर पुलिस पूछताछ कर रही है, लिस्ट तैयार कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की ड्राइव शुरू हो गई है। तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं इस वक्त कालिंदी कुंज के पास मदनपुर खादर इलाके की। पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी पहुंची है सुरक्षा के लिए, और इस वक्त पूछताछ की जा रही है। जान पहचान के जो पत्र हैं वो सबसे पहले देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ चलाए जा रहे ये जो विशेष अभियान है, इसके तहत दिल्ली के कई इलाकों में ये ड्राइव कई दिनों से चल रही है। पुलिस की जांच के सामने ऐसे कई लोग आ रहे हैं, अब तक इस जांच में आई भी है। जो नंबर है, आंकड़े ऑफ रिकॉर्ड जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, जो संदिग्ध
के तौर पर मिले हैं, जिनकी जांच आगे के लिए चल रही है। ऐसे ही लोगों की जांच मदनपुर खादर के इस इलाके में भी की जा रही है। कुछ दिन पहले भी मदनपुर खादर में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी पहचान के लिए और चिन्हित करने के लिए कि इनमें से कौन से जो लोग हैं वो बांग्लादेशी हो सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी हो सकते हैं। ये जो अभियान है इसे चलते हुए अब कई दिन हो गए हैं। हाल ही में पुलिस ने दिल्ली के आउटर इलाके में भी जांच की थी। घुसपैठियों की जांच का ये जो ऑपरेशन है ये संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इसमें दिल्ली पुलिस की कई इकाइयां शामिल हैं और आपको बता दें दिल्ली में जो चुनाव हैं वो भी नज़दीक हैं और दिल्ली की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम चलाने का आदेश दिया था। उसी आदेश के तहत लगातार दिल्ली पुलिस की ये ड्राइव जारी है, जो तस्वीरों में आपको इस वक्त दिखाई भी देगी। दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई और तेज कर दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी अब आपको नजर आएगी, यानी कि सुरक्षा का भी दिल्ली पुलिस पूरा इंतजाम करके चल रही है और ध्यान रख रही है। लिहाजा पैरामिलिट्री फोर्स आर्म्ड वेपन्स के साथ में जो बंदूक है उसके साथ में यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा देने के लिए। परिवार यहाँ पर जितनी हमें जानकारी मिली है कि ज़्यादा बड़े परिवार हैं, काफ़ी समय से रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन कहाँ से आए, क्यों यहाँ पर रह रहे हैं, क्या किराए पर रह रहे हैं, ऐसे वो तमाम सवाल हैं जो पुलिस की इस ड्राइव में पूछे जा रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने की, उन्हें चिन्हित करने की कोशिश लगातार जारी है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और इसी खबर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि दोपहर 12 बजे दिल्ली पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर अपनी बात रखेगी पुलिस। कालिंदी कुंज में पुलिस ने अभियान चलाया था, तो इस बारे में पुलिस हो सकता है कि विस्तार से पूरी जानकारी दे। अब से बस कुछ ही देर के बाद, लगभग आधे घंटे के बाद, यह दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आपको पता है यह मुद्दा राजनीतिक हो चुका है। आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर इसको लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को घेरा जा रहा है। और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या की अवैध घुसपैठ पर आम आदमी पार्टी को घेरा। मनोज तिवारी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या गिरोह के तार केजरीवाल से जुड़े होंगे। हमें विश्वास है इनके तार केजरीवाल और उनके विधायकों से जुड़े होंगे। देश के लोगों के अधिकार छीनने वालों पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। देशद्रोह का आरोप चलना चाहिए, इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हमारे देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गरीब, मध्यम वर्गीय, झुग्गी वाले, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोग, हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है और निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी का करते हैं समर्थन। देश की दुश्मन पार्टियां हैं कांग्रेस, टीएमसी, आप, ये कहा प्रवेश वर्मा ने। रोहिंग्या बांग्लादेशी आपके लिए काम करते हैं। आम आदमी पार्टी साजिश कर रही है। घुसपैठियों के खुलासे के लिए दिल्ली पुलिस को बधाई। सारे लोग होते हैं, ये किस पार्टी के वोटर हैं, ये कोई भी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो उनको संरक्षण देने का काम करती हैं। तो ये केजरीवाल का अभी जो है अपना धीरे धीरे खुलासा हो रहा है सारे षड्यंत्र का। मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है और अभी ये देखने को आएगा कि इसके पीछे कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन से नेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के 30 दिन गुजर गए। अब संभल में हालात सामान्य हैं। इस बीच संभल सर्वे रिपोर्ट पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा दूं। आज एडवोकेट कमिश्नर
रमेश सिंह राघव पेश नहीं करेंगे रिपोर्ट। 2 या 3 जनवरी को अब वो सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। एडवोकेट कमिश्नर ने कहा कि रिपोर्ट अंतिम चरण में है, तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी खामियां हैं, जो कुछ त्रुटियां हैं, जिसे दूर किया जा रहा है, उसके बाद ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। रमेश सिंह राघव जो कि एडवोकेट कमिश्नर हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज से भी बातचीत की है। उन्होंने खुद ये बात कही कि 2 या 3 जनवरी को सर्वे रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी की निगाहें इस ओर हैं कि सर्वे रिपोर्ट में क्या है। इस वक्त एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव हम लोग के साथ मौजूद हैं। सर, आपने पिछली सुनवाई के दौरान 15 दिन का समय मांगा था, आज पूरा हो रहा है, क्या है आज का सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी या क्या तथ्य है? ऐसा इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इसमें ट्रायल कोर्ट की स्टे ऑर्डर है 6 जनवरी तक के लिए। थोड़ा मुझे हेल्थ इशू भी है, इसका मैं अभी कंप्लीट नहीं कर सका हूँ रिपोर्ट के लिए। कुछ टेक्निकल उसमें आ रही है, जैसे टाइपिंग एरर वगैरह होती है, उसे चेक करना है। तो संभवतः अब रिपोर्ट जो 2 या 3 जनवरी में दाखिल कर दी जाएगी। 2 या 3 जनवरी में। अच्छा, जो सर वीडियोग्राफी एविडेंस थे, फोटोग्राफी एविडेंस थे, मतलब जिसके लिए आपने पिछली बार समय भी ये मांगा था कि 15 दिन का समय चाहिए, उसकी स्टडी पूरी हो चुकी है सारी? टोटल स्टडी हो गई है, केवल जो उसमें एडिटिंग बाकी है, जो टाइपिंग एरर वगैरह, कोई टाइपिंग मिस्टेक होती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होती है, केवल उसे चेक करना है। आज लास्ट वर्किंग डे है, तो आज रिपोर्ट दाखिल करना संभव नहीं है, और मैं समझता हूँ लगभग 2 या 3 जनवरी में दाखिल कर दूंगा रिपोर्ट। 2 या 3 मतलब कहते हैं 90% के ऊपर हो चुके हैं? बिल्कुल, हाँ, 90%। सर, एक बस ना व्यक्तिगत सवाल आपसे था, अगर आप जवाब इसका देना चाहें कि पिछली जब सुनवाई हुई थी 9 तारीख की, तब कई सारे आपके ऊपर आरोप लगाए गए हर तरफ से। किसी ने कहा कि देखिए ये एक पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्या जवाब देना चाहते हैं जनता को आप इस पर? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमारे ऑनरेबल जिला जज महोदय हैं, उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। एडवोकेट कमिश्नर की लिस्ट में मेरा फर्स्ट नंबर था, इससे पहले कोई कमीशन का ऑर्डर हुआ ही नहीं था, तो उसी लिस्ट के अनुसार मुझे पहला कमीशन दिया गया। ऐसे ये कहना सब गलत है। मतलब 2 या 3 तारीख को पेश हो जाएगी? 2 या 3 तारीख को पेश कर देंगे। तो एडवोकेट कमिश्नर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और इस दरमियान उनका यह कहना था कि अब 2 या 3 तारीख को रिपोर्ट ये पेश की जाएगी। संभल में हिंसा के 30 दिन के बाद अब वहां पर हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। संभल में अतिक्रमण हटाने के बाद जो महादेव का मंदिर मिला, आज वहां पूजा पाठ जारी है। भजन कीर्तन, पूजा पाठ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। संभल में महादेव मंदिर में आप किस तरीके से पूजा की गई है, भक्तगण वहां पर कैसे मौजूद थे, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये मंदिर जो है सहस्त्र वर्ष पुराना है और ये 46 साल बाद अब खुला है, और 14 तारीख में ये खुला था। नित्य प्रतिदिन बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, और शासन प्रशासन का दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। देखिएगा, मंगलवार के दिन प्रातः 4 बजे से यहाँ श्री बालाजी का श्रृंगार, बालाजी का चोला चढ़ रहा है, और आरती, कीर्तन, भजन संध्या यहाँ चल रही है। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, चंदौसी में आज मिला है एक और गलियारा। बावड़ी की खुदाई में कल 3 गलियारे मिले थे और आज एक और गलियारे की बात सामने आ रही है। वहां पर टीम मौजूद है जो खुदाई कर रही है, और इस दौरान बावड़ी की खुदाई में पता यह चला है कि वहां पर एक और गलियारा है। तो जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं, जो सीढ़ियां दिखी उसके बाद रास्ता नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है, और वहां पर चारों तरफ मलबा, ये पूरा गलियारा, और इसकी चौहद्दी काफी बड़ी बताई जा रही है। शिवांग मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी, वहीं पर वो आज सुबह से मौजूद हैं। शिवांग, थोड़ी देर पहले भी आपसे बातचीत हो रही थी, आप दर्शकों को वहां से वीडियो दिखा रहे थे कि कैसे खुदाई का काम आगे बढ़ रहा है, और आज एक और गलियारा मिल गया। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए आगे एक और गलियारा मिला है, और अब लगातार गहराई से खुदाई लगातार की जा रही है। कल तक जहां तक 5 फीट तक की खुदाई की गई थी, तो आज खुदाई तकरीबन 7 फीट तक हो चुकी है। तो कुछ ये स्थिति है इस वक्त यहाँ की
चंदौसी की बावड़ी की, जहां पर सीढ़ियां मिल गई हैं, गलियारा मिल गया है और उसके अलावा जो मुख्य गेट है, एक और तस्वीर आपको जरा हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर। ये आप देखिए, ये यहाँ पर संभल में ये जो पूरा मुख्य गेट ये था यहाँ पर इसका बावड़ी का, ये भी प्राप्त हुआ है कि जिसके भीतर से बावड़ी के भीतर जाने का रास्ता था और उसके अलावा जो सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता था। तो यही सब चीज़ें लगातार मिलती जा रही हैं। 7 फीट तक खुदाई हो चुकी है, एक गलियारा और मिला है, तकरीबन 5 गलियारे मिल चुके हैं। और अब यही यहाँ पर नगर पालिका के जो प्रशासन है उनसे जब हम लोगों ने बात कही तो उन्होंने कहा कि अब अगली में उनकी प्राथमिकता यही है कि इसे गहराई तक खोदा जा सके, क्योंकि जितना ज्यादा गहराई से इसे खोदा जाएगा उतना ज्यादा चीजें और ज्यादा मिल पाएंगी। अनुमान ये है कि यहाँ पर तकरीबन 2 यहाँ पर कम से कम मंजिलें होंगी, तो उन्हीं दोनों मंजिलों को यहाँ पर निकाला जाएगा। ये आप भी मतलब लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से लगातार गहराई से खुदाई चल रही है। मौके पर जो स्थानीय प्रशासन है वो भी मौजूद है और लगातार मैनुअली खुदाई की जा रही है। हालांकि जेसीबी की मशीन यहाँ पर मौजूद है अखिलेश, लेकिन ये कहा जा रहा है क्योंकि बावड़ी इतनी प्राचीन है, ऐसे में ये हो सकता है कि जेसीबी की मशीन से इसे नुकसान पहुंच जाए। तो इसी वजह से सारी खुदाई मैनुअली चल रही है, जिसमें लेबरों के सहारे लगातार नीचे तक खुदाई की जा रही है। और एक और तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं कि जो बीचों बीच में जहां पर लोग खड़े हुए हैं, जहां पर ये मिट्टी उठाई जा रही है, जहां से ये भी बताया जा रहा है कि इस तरफ कुआं हो सकता है। तो जब गहराई से खुदाई की जाएगी तब ये सभी चीजें सामने आएंगी कि किस तरह से नीचे कुआं मिलेगा और जिस तरह से प्राचीन बावड़ी है, तो प्राचीन बावड़ी ने और कितने इतिहास समाहित करके रखे हैं इसके भीतर, इन सभी चीजों पर पर्दा उठ पाएगा। तो आज शाम तक उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 9 फीट तक खुदाई हो जाएगी, जिसके बाद देखना होगा कि किस तरह के अवशेष मिलते हैं और क्या चीजें आज सामने आती हैं। जी बिल्कुल, जरा आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए, वहां पर खुदाई का काम कैसे चल रहा है शिवांग को वहां पर, और किसी से अगर आपकी बात हो पाए, जो लोग वहां खुदाई के लिए पहुंचे हुए हैं, कोई अधिकारी अगर मौजूद हो, किसी से अगर आप बात कर पाए। जी बिल्कुल, एक बार जरा हम लोग बात करते हैं अधिकारियों। सर, ये जो मैनुअली खुदाई, एक बार बात जरा हम लोग करते हैं एक बार अधिकारियों से। तो लगातार देखिए अब खुदाई लगातार चल रही है। सर, कब तक खुदाई अभी चलेगी? मैम, खुदाई का थोड़ा सा अगर आप बता दें कि अभी मतलब मैनुअली चल रही है, कब तक चलेगी अभी क्या? अभी तो मैनुअली चली रही है, आज चौथा दिन है हमारा यहाँ पे। तो अभी जब तक हमें स्ट्रक्चर जैसे जैसे दिखाता जाएगा हम वैसे ही खुदाई कराते जाएंगे, जब तक स्ट्रक्चर पूरा नहीं निकल आता। लगातार गहराई जो सादी खुदाई है मतलब गहराई में अब होगी। हाँ, एक्चुअली जो बावड़ी होती हैं वो गहराई में एक के ऊपर एक फ्लोर बनते हैं और बीच से रास्ता होता है उसका, तो वही स्ट्रक्चर देखा जा रहा है कि शायद इसमें भी नीचे ही फ्लोर होगा और बीच से रास्ता होगा, तो वही खुदाई का बात पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ कैसा उसका रास्ता है, वैसी खुदाई चल रही है। अच्छा मैम, ये भी अनुमान जताया गया था कि बीच में मतलब कुआं हो सकता है, तो उसकी भी मतलब खोजबीन की जा रही है। हाँ, मतलब जो बताया जा रहा है कि देखिए ऐसा ना कि बावड़ियाँ जो होती थी उनके पास जो जल स्रोत होते थे वो कंपलसरी होता था कि जल स्रोत हो जिससे कि आदमी यहाँ पे रेस्ट कर सके। तो वही चीज़ है कि आसपास बताया भी जा रहा है कि जैसा कि जल स्रोत है तो वही निकालने की कोशिश की जा रही है कि अगर कुआं दिखता है तो अच्छी बात है, और वैसे संभावना है कि कुआं होगा यहाँ पर। तो ये जिस तरह से आपने मतलब सुना, प्रियंका सिंह है, ये इंस्पेक्टर है नगर पालिका की, इन्होंने हम लोग को यही जानकारी दी कि क्योंकि बावड़ी अखिलेश बहुत ज़्यादा नीचे तक होती है, स्तर काफ़ी निचला उसका रहता है, तो अभी गहराई में लगातार खुदाई की जा रही है और ज़्यादा सीढ़ियाँ प्राप्त हो रही है। अब जैसे देखिए आपसे मतलब बात करते करते यहाँ पर एक और सीढ़ी आपको दिखाई दे रही होगी कि किस तरह से एक और सीढ़ी लगातार प्राप्त हो रही है। ये आप देखिए जहाँ पर खुदाई हो रही है, तो ये अब नवी सीढ़ी है जो यहाँ पर मिली है। सीधे एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पर हम लोग के ठीक सामने ये नवी सीढ़ी की यहाँ पर खोज दिखाई दे रही है तस्वीरों में। तो देखिए किस तरह से नगर पालिका की टीम लगातार बारीकी से भी खुदाई कर रही है, जिस तरह से बारीकी से खुदाई नजर बनाकर रखिएगा वहां पर शिवांग। इस पर आप एक और बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक, दिल्ली की 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। आज की बैठक में कुल 35 सीटों पर चर्चा हुई है, तो दिल्ली की 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें और विस्तार से ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ अभी मौजूद हैं। जैनेंद्र,
अखिलेश 21 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। आज 35 सीटों पर चर्चा हुई है कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। सूत्रों के मुताबिक 28 सीटों पर नाम तय हो गए हैं और जो बड़े नाम हैं उनमें सीमापुरी सीट से कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष है राजेश लौटिया, उनका नाम तय हुआ है। इसके अलावा जंगपुरा सीट जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से फरहाद सूरी को कांग्रेस टिकट देने जा रही है। इसके अलावा मटिया महल सीट से आसिम अहमद खान आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं, कल शाम ही कांग्रेस में शामिल हुए, उनका नाम तय हुआ है। तो कुल 28 सीटों पर मुहर लगी है और संभव है कि कांग्रेस की आज दूसरी लिस्ट दिल्ली चुनावों को लेकर आ सकती है। अखिलेश। ठीक है जनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, फडणवीस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है बीजेपी और इसके लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री खुद कमर कसकर तैयार दिख रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में 3:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर है कि हिमंता बिस्वा शर्मा भी करेंगे, देवेंद्र फडणवीस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब एक दूसरी खबर और बता दें आपको, पटना से बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों के आंदोलन से जुड़ी यह खबर है। इनके धरने में तेजस्वी यादव के बाद अब निर्दलीय सांसद पप्पू यादव शामिल हुए। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज किया गया है। वहां गर्दनी बाग में लगातार जारी है अभ्यर्थियों का धरना। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का आरोप है कि पूरे राज्य में परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, वो भी धरने में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो बीपीएससी की 70वीं जो परीक्षा हुई है पीटी, वो रद्द हो, ये मांग की है पप्पू यादव ने। ये बच्चे कल देश के निर्माण के लिए ही आए हैं ना, कोई डीएसपी कोई एसडीएम, यही तो गवर्नमेंट चलाएंगे। और इस बच्चे पर आप जुल्म करोगे, लाठी चलाओगे, आप कहोगे एनार्की है, इस बच्चों को फंसाने का प्रयास करोगे, तो हमारे जैसा व्यक्ति, हम तो चाहेंगे कि सभी जितने विपक्ष के एमपी एमएलए हैं सबको बैठना चाहिए और पूरे बिहार में सत्ता पक्ष के एमएलए एमपी को निकलने नहीं देना चाहिए, घर के आगे बैठना चाहिए। चेयरमैन तो बरका चोर है, पहले ही फंसा हुआ है सब। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह सिस्टम चलाने वाला महाचोर है। जेडीयू ने बीपीएससी परीक्षा के नाम पर हो रही सियासत पर सवाल खड़े किए और आंदोलनकारी छात्रों को नसीहत दी है। कभी तिथि बढ़ाने की बात, कभी नॉर्मलाइजेशन की बात कह करके बच्चों को भ्रम में डाला जाता है। और हम आंदोलनरत छात्रों से अपील करेंगे कि नेताओं के बहकावे में मत आइए। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा आज बिहार बीपीएससी का टॉपर बनता है, तो पद बिकता नहीं है, पढ़ने से मिलता है। इसलिए भ्रमजाल में मत पड़िए। विभिन्न केंद्रों पर जो परीक्षा अगर आयोजित हुई है, अगर कोई भी शिकायत है तो आर्थिक अपराध इकाई ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, ईमेल आईडी जारी किया है, साक्ष्य के साथ दीजिए, सरकार उसको संज्ञान में लेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।